11 मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में हमने एक नई प्रणाली इसमें शुरू की है जिसमें वन लाइनर हम डेली वीडियो अपडेट करेंगे सुबह 5:30 बजे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चंस में नहीं आ पाते जो हम डेली आपको जीके जीएस देते हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें नहीं आ पाते, जिसकी वजह से अब हम वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सिर्फ 5 मिनट की होगी, उसको आप देखना। साथ में ही पिछले वाली जो हमारी क्लास होगी उसकी हम रिवीजन क्लास भी इसी के साथ डाल दिया करेंगे। ठीक है, ताकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्लास भी हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट की रखेंगे। तो 7 मिनट ये और 5 मिनट वन लाइनर और 15 मिनट इसकी, इतना दे देगा कि जीएस और जीके के लिए बहुत है। उसी के साथ चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि है हाल ही में कौन सा देश भारतीय विजिटर के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करता है? रिसेंटली विच कंट्री एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन विजिटर्स? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी चाइना या डी इजराइल? इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका। जी हाँ, हाल ही में श्रीलंका ने 21 मई 2004 तक वीजा मुक्त प्रवेश भारतीयों के लिए किया है। साथ साथ में चीन, रूस, जापान, मलेशिया और थाईलैंड और इंडोनेशिया के लिए भी किया है, जो कि अवधि सिर्फ 30 दिनों की होगी। अगर वहीं हम बात करें श्रीलंका की राजधानी की, वो कोलंबो है। यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। और हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 50वीं रैंकिंग भारत की है, ध्यान रखिएगा, भारत की। ठीक है, और पहली रैंकिंग किसकी है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्शन है आपका यूएसए, जापान, नॉर्वे या फिनलैंड। ठीक है, वहीं आप एक देखिए कच्चा थिबू द्वीप, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका, मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसको लेकर भी अभी डिस्प्यूट होता है। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कमेंट कर दिया था। तो ये 1970s में, 1970 के दशक में इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, जो कि एक अनहैबिटेड आइलैंड है, इस पर कोई रहता नहीं है, बट हाँ इसको बेवजह का मुद्दा बना दिया। अगर भाई पड़ोसी के साथ अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो थोड़ा उन चीजों को अवॉइड करना पड़ता है, तो इंडिया को भी ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। खैर, अगर कई बार पूछा था पाक स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, तो ध्यान रखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये हमारा राम सेतु है और ये हमारा रामेश्वरम। ठीक है, दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रपोज्ड न्यू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक बाय इंडिया? भारत द्वारा अंटार्कटिक में प्रस्तावित नए अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? ए मैत्री, बी भारती, सी दक्षिण गंगा या डी हिमाद्री? इसका सही उत्तर है ए मैत्री 2। और अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पुराने अंटार्कटिक स्टेशन का नाम क्या है, वो है दक्षिण, ध्यान रखिए दक्षिण। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल में क्या नाम है, हिमाद्री। क्या आर्कटिक सर्कल जो हमारा रिसर्च स्टेशन का नाम है हिमाद्री। भारतीय और मैत्री अभी हमारे चल रहे हैं स्टेशन है, जो कि अंटार्कटिका में। देखिए भारत के अंटार्कटिक में नए अनुसंधान का नाम है मैत्री 2। अंटार्कटिक में 2 सक्रिय अनुसंधान चले, मैत्री और भारती। भारत का पहला कौन है, दक्षिण गंगोत्री, ये ध्यान रखें 1983 में, जो कि अब बंद हो चुका है। वहीं 84 अंटार्कटिक संधि की सलाहकार बैठक कहाँ हुई थी, कोच्चि के केरल में, जो कि अभी रिसेंटली हुई थी। ठीक है, 2024 में हुई है, केरल के कोच्चि में हुई है। आर्कटिक सर्कल में हमारा जो अनुसंधान है उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हिमाद्री है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर इस मैप को देखें तो ये देखिए, ये ऊपर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, सॉरी अंटार्कटिक सदर्न हेमिस्फेयर है। जो बड़ी स्पेलिंग है अंटार्कटिक वो सदर्न हेमिस्फेयर है, जो छोटी स्पेलिंग है आर्कटिक ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, छोटी स्पेलिंग नॉर्दर्न की है, बड़ी स्पेलिंग आर्कटिक ये सदर्न की है। वही 0 डिग्री इक्वेटर हमारा ये साउथ अमेरिका से होता हुआ, और ये कॉन्टिनेंट आपका अफ्रीका से होता हुआ, और यहाँ बाकी हमारे साउथ ईस्टर्न कंट्री से होता हुआ निकल जाता है। वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। टोटल कॉन्टिनेंट है 7। आप कमेंट बॉक्स में बताइए महासागर कितने हैं, टोटल महासागर कितने हैं, ओशंस कितने हैं, ओशंस कितने हैं टोटल। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट लैम सिस्टम? भारत की पहली लैम प्रणाली किसने शुरू की है? ए केडीएस, बी डीआरडीओ, सी आईआईटी भुवनेश्वर या डी एंट्रिक्स? इसका सही उत्तर है ए केडीएस।
ये ध्यान रखिएगा कि डीआरडीओ के सहयोग से कैडेट डिफेंस सिस्टम केडीएस ने, ठीक है, कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि स्वदेशी लाइटरिंग एरियल एम्यूनेशन लैम का विकसित किया है। अच्छा, लैम क्या होता, क्या है, कैसे काम करता है? जो ड्रोन्स हैं ये इन्हीं के तर्ज पे काम करता है, इन्हीं के, और जो ड्रोन्स हैं इनकी कैपेसिटी को और एनहेंस करेगा एक तो, दूसरी चीज इनसे बेहतर वर्जन है एक तरह का। कैडेट डिफेंस सिस्टम के सीईओ कौन है? अवधेश खेतान, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने जंगल की आग से निपटने के लिए पेरूलाव पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? ए राजस्थान, बी केरला, सी उत्तराखंड या डी पंजाब? इसका सही उत्तर है सी उत्तराखंड। यह पुष्कर धामी, पुष्कर धामी जो कि यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने अभी इसको हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही अगर हम देखेंगे पिरूलू क्या होता है, देवदार के पेड़ों के पत्ते को पिरूलू कहते हैं। उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी में एक गांव है जहां पे 25 किलोवाट का बिजली संयंत्र लगाया गया है, मतलब एक सिस्टम लगाया गया है जो कि क्या करता है कि जैसे इसको पिरूलू डालते हैं वो 25 किलोवाट की बिजली इससे प्रकट करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, ठीक है। उसी के साथ हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा कि उत्तराखंड की लोकेशन क्या है। उत्तराखंड की लोकेशन आपका ये देखिए, अगर मैं पूछूं उत्तराखंड की लोकेशन किन राज्यों के साथ, स्टेट की अपनी सीमा और किस इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, तो आपको बताना है। तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक आपका है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा। और वो इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ? नेपाल, चाइना, ये आपको बताना है, सिर्फ 2 ही कंट्री, ठीक है। वही अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त समूह सीमा शुल्क की बैठक कहां आयोजित की गई है? भूटान और भारत के बीच कहां के 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक की गई है? ये लद्दाख, बी गांधीनगर, सी मुंबई या डी गुड़गांव? इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। ये लद्दाख में भी रिसेंटली नेबरो फर्स्ट पॉलिसी के अंदर ये बैठक हुई है, जो कि 6 से 7 मई से लेकर ये बैठक हुई थी, जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, जाके जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 370 हटने के बाद लेह लद्दाख को लगता है, जो कि यूनियन टेरिटरी है, ये आपको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, जिसमें डिजिटलाइजेशन, तस्करी की रोकथाम और सीमा विवाद को खत्म करना है, इसका मेन उद्देश्य। वहीं अगर आप भूटान की लोकेशन देख लिए तो ये देखिए, ये हमारा सिक्किम राज्य और बाकी ये हमारा यहाँ से आसाम और बाकी ये सारे राज्य स्टार्ट होते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू, बांग्लादेश की ढाका, म्यांमार की आप मुझे कमेंट बॉक्स में, चाइना की बता देते हैं बीजिंग, इंडिया की पता है न्यू दिल्ली। वही अगर हम लद्दाख की लोकेशन देखें तो लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के इस पार्ट में, ठीक है। इसके ऊपर आपका लेह और लेह के बगल में ये आपका कारगिल। अब कोई पूछेगा भैया पांचशो लेक कहाँ है, तो वो भी लद्दाख में है, ये ध्यान रखिए, ये रहा, ठीक है। तिब्बत का पठार यहाँ पर है, आपको ध्यान देगा, लद्दाख के नीचे। कई बार लोकेशन पूछे। अच्छा, गलवान वैली कई बार पूछा कि गलवान वैली कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑप्शन देते हैं अक्साई चीन, गिलगित पाकिस्तान या जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान रखना अक्साई चीन में है, जो कि कंट्रोल कौन करता है? चाइना, ध्यान रखना चाइना, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, क्वेश्चन आ जाता है सक्षम वैली कहाँ पर है। सक्षम वैली ध्यान रखना गिलगित बाल्टिस्तान के दाहिने में स्थित है, ठीक है। ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, जो कि इंडिया क्लेम करता है। जब 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव हुआ था उस टाइम दे दिया था। सियाचिन ग्लेशियर कई बार पूछा था, तो इस पार्ट को सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, ध्यान रखिएगा सारे, सक्षम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि कंट्रोल इंडिया और क्लेम में पाकिस्तान, ये इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन पाकिस्तान कहता है मेरा है। गिलगित बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान पूरी तरह कंट्रोल करता है, लेकिन इंडिया कहता है मेरा है, ठीक है। और हमारा ही है, पूरा देश हमारा, ये ध्यान रखिए, ये हम भारत माता है हमारी ही, इस पर कोई क्लेम करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा है, हमारा रहेगा सदैव। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं कहाँ, किसके बीच में है? तो ये गिलगित बाल्टिस्तान, जिस पाकिस्तान आप कहेंगे, पाकिस्तान इंडिया के बीच में यहाँ पर लोकेटेड है। वहीं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पर है, LOC और LAC, ध्यान रखना, LAC यहाँ पर स्थित है। वहीं अगर कश्मीर की आप देखें यहाँ पर है और जम्मू यहाँ पर है। कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, ध्यान रखिए। ये अपने आप को आजाद कश्मीर कहते हैं, क्योंकि इंडिया का पार्ट है। पाकिस्तान की राजधानी
बाद इस्लामाबाद, मतलब बम बारूद से इनकी स्टार्ट होती है। मैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया एजेंडा 2063 किस संगठन से संबंधित है? अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, यूनेप या डब्ल्यूएचओ? इसका सही उत्तर है ए, अफ्रीकन यूनियन, जिसमें तकरीबन 54 देश हैं। देखिए इनका एजेंडा है 2063, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ, कॉपरेशन, ये सब शामिल है। ये ध्यान रखिए। तो अफ्रीका संघ की 55 सदस्य, मैंने 54 बोला था। और इसकी कैपिटल कहाँ है अफ्रीका संघ की? अदीस अबाबा, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है। ध्यान रखिए, स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 2002 को। वहीं संयुक्त राष्ट्र के हम कुछ और इंपॉर्टेंट संगठन, विश्व के कुछ और इंपॉर्टेंट संगठन देख लेते हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके मेन हेड कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसे यूएसए कहते हैं। ठीक है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972। मुख्यालय क्या है? नैरोबी, केन्या। ये पूछ लिया था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, भाई कैपिटल का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी, केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी, यहाँ पर स्थित है। निदेशक कौन है? इंगर एंडरसन। वहीं डब्ल्यूएचओ की बात करें, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। निदेशक कौन है? ये टेड्रोस एडनोस घेब्रेयेसस। ठीक है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट संगठन है जो कि यूएन से डायरेक्टली लिंक्ड है, जैसे यूनिसेफ, यूएनएचआरसी, डब्ल्यूएफ और यूएनआईओडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वेदर, इन सब के बारे में बात करते हैं, कहीं आपदा ये सबके। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं, मॉनेटरी फंड हो गया, ये सब इनके बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में देखा गया विडाल टेस्ट किस बीमारी से जुड़ा है? ए एड्स, बी डेंगू, सी टाइफाइड या डी रेबीज? तो ध्यान रखिए, ये टाइफाइड से जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, जब हमें बुखार आता है, ठीक है, बुखार, तो कारण पता नहीं चलता कि किसकी वजह से है, कि मतलब मलेरिया है या डेंगू है, जो कि मच्छरों के काटने से होता है। ठीक है। तो एक कई बार इन पर डिफरेंस नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये विडाल टेस्ट कराया जाता है, ताकि सही से पता चल जाए। क्योंकि अगर जो बीमारी का सही कारण पता चलेगा, तभी उसकी क्या रोकथाम करनी है वो भी डॉक्टर समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिए, विडाल टेस्ट क्या आपको पता होना चाहिए। वहीं इसके साथ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं बैक्टीरिया के कारण होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां और क्या कारण है उनका। और दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि भाई कि कौन सी बीमारियां जो कि वायरस के कारण से होती है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिवाइसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिप्थेरिया किसकी वजह से होते हैं? साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। दूसरा है कॉलरा किसकी वजह से होता है? विब्रियो कॉलरा के कारण। ठीक है। जिसे होता है हैजा। जब आप गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं तो हैजा होता है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ रोग किससे होता है? लेप्रोसी, जिसमें स्किन आपकी खराब होने लग जाती है, सड़न पैदा हो जाती है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण, ध्यान रखिएगा। निमोनिया में क्या होता है? आपके चेस्ट में पानी भर जाता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बहुत आती है। तो इसको किसके कारण होता है? एक कारण होता है स्ट्रोकोकस निमोनिया के कारण, ये बैक्टीरिया का नाम है। टेटनस किसके कारण? टेटनस का पूरी बॉडी में पस भर जाता है, क्या होता है? पस बन जाती है। या किसके कारण होता है? टेटनस होता है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी के कारण। टाइफाइड आपको मैंने बता दिया है, टाइफाइड होता है सोलोमेला टाइपी के कारण। ये एक बैक्टीरिया है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ। क्षय रोग मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, उनको टीबी हो गई है, सुना आपने, बोल देना टीबी हो गई। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, जो कि बैक्टीरिया है। प्लेग महामारी जो फैलती है, जो कहते हैं, ये होती है यारसीनिया पेस्टी। ये चूहों से, याद है, प्लेग फैला था, जब जानवर मर जाते हैं उनका सही से दफनाया नहीं जाता है सब, तो इस कारण ये फैलते हैं। स्टेप थ्रोट जिसे बोलते हैं, क्या होता है? इसके कारण आपके थ्रोट में सूजन आ जाती है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस मूत्र के कारण होता है। ठीक है। गोनोरिया इज कॉज बाय निसेरियम गोरिया बैक्टीरियम। ठीक है। वहीं क्लैमिडिया होती है क्लैमिडिया ट्रोकोमैटिस के कारण। वहीं अगली स्लाइड में अगर हम चलेंगे तो ये देखेंगे इंपॉर्टेंट वायरस के कारण होने वाले रोग।
तो चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर के कारण, ठीक है। वहीं चेचक किसके कारण? चेचक में क्या होता है? स्किन पे छोटे छोटे ऐसे से निकल जाते हैं, ठीक है, जिसे चेचक बीमारी कहते हैं, चेचक हो गया। तो चिकन पॉक्स चेचक, छोटे वाले को चेचक कहते हैं, छोटा चेचक, ठीक है। तो होता है वेरोलिया वायरस के कारण, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? वेरोला वायरस के कारण। और चिकन पॉक्स किसका होता है? चिकन पॉक्स में क्या होता है? बड़े बड़े होते हैं ये दाने जो है, और स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे होते हैं। ये बस ये डिफरेंस है। ये वेरिसेला जोस्टर के कारण होता है चिकन। तो कैसे याद रखेंगे? चिकन के पॉक्स की स्पेलिंग कितनी बड़ी है, देखिए, वैसे वेरिसेला जोस्टर। स्मॉल पॉक्स की छोटी है वेरियोला, ठीक है। कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? राइनो वायरस। वहीं एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स में होता क्या? आप एड्स से नहीं मरते हो। एड्स में क्या होता है? आपके इम्यून मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम आपको बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे कारण आप बाकी बीमारियों से लड़ नहीं पाते। तो आपको एड्स होते, बाकी बीमारियों से ही आप मरते। एड्स से कोई नहीं मरता। मीजल्स, तो मीजल्स वायरस के कारण, ध्यान रखने से बोलते हैं खसरा, कष्टमाला। मम्स डिजीज किसके कारण होती है? मम्स वायरस के कारण। रेबीज या रेबीज वायरस के कारण होती है, ठीक है। डेंगू बुखार, ये डेंगू वायरस के कारण होता है, जिसके अंदर कुत्ते, बंदर, इन सब के काटने से आपको होता है, ठीक है, डेंगू वायरस। सॉरी, रेबीज, ठीक है, रेबीज के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो बाकी वायरल इन्फेसिलिटिस, ये मस्तिष्क को सूजन देता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ये होता है हर्पेस और सिम्प्लेक्स वायरस के कारण। वहीं अगला क्वेश्चन है, ग्लिड फेस इंटरसेप्टर सिस्टम इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूएसए एंड विच कंट्री? ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश द्वारा विकसित की गई है? ए इंडिया, बी जापान, सी इजराइल या डी कनाडा? तो जापान और यूएसए में मिलके ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर सिस्टम बनाया है। अच्छा, ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर सिस्टम काम कैसे करता है? ये क्या करता है कि जैसे कोई मिसाइल आ रही है आपके देश के प्रति, सपोज करो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ कोई मिसाइल यहाँ से आ रही है, तो ग्लाइड फेस इंटरफेस क्या करेगा? इसको ऊपर ही खत्म कर देगा। क्योंकि देखो बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से आती हैं। हाइपरसोनिक मतलब जो आपकी ध्वनि होती है, ध्वनि की जो गति होती है उससे 5 गुना ज्यादा की स्पीड से आती है। और जब ये 5 गुना स्पीड से आती है तो इनको इंटरसेप्ट करना, इनको खत्म करना मुश्किल होता है। इसीलिए ये ग्लाइड फेस इंटरसेप्टर बनाई जा रही है जापान और यूएसए द्वारा, ताकि इनको इंटरसेप्ट करके बीच में ही खत्म कर दिया जा सके, ताकि कोई नुकसान ना हो, ठीक है, कोई नुकसान ना हो देश का। वहीं अगर हम वही देखें कि अमेरिका और जापान द्वारा विकसित की गई है। वहीं अगर हम साउंड के, ठीक है, साउंड के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, इस साउंड की स्पीड के हिसाब से अगर देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मिसाइल्स को। सबसे पहले सबसोनिक, जो कि ध्वनि की तुलना में धीमी गति, ध्वनि की गति कितनी होती है? 1 मैक, ठीक है, ध्वनि की गति कितनी होती है? 1 मैक, 1 मैक से कम होगी, 1 मैक से कम होगी, ठीक है। वही सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से तेज यात्रा, मतलब 1 मैक से ज्यादा होगी लेकिन 5 मैक से कम होगी, ठीक है। वही हाइपरसोनिक की ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, मतलब अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है तो 5 गुना तेज होगी ध्वनि की गति से, मतलब 5 गुना, ये ध्यान रखिएगा। तो जापान के पीएम का नाम क्या है? फुमियो किशिदा, कैपिटल इसकी टोक्यो है, मुद्रा है येन, ठीक है। वहीं यूएसए के कैपिटल क्या है? जो बाइडेन, इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि जो बाइडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, मतलब इनका नंबर कौन सा है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, ये बताइए। ऑप्शन है आपके 45वां, 46वां, 47वां या 48वां। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं आप ये बताइए, जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले का नाम क्या है? ठीक है, हिंट देता हूं, 2023 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनको मार दिया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ध्यान रखिए। ये कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं, उनकी रेंजेस हैं। एक बार वीडियो पॉज करके इनको जरूर इनकी रेंजेस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ थोड़ा सा देख लें। जैसे कि इसमें अगर मैं बता दूं कि जैसे अग्नि 2 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 जो सी अग्नि की है ये ज्यादा है, और बाकी का पृथ्वी जैसे पृथ्वी 3 के ऊपर सब 3000 किलोमीटर के हैं, पृथ्वी 5,000 किलोमीटर की क्षमता रखती है। पृथ्वी जो सरफेस टू सरफेस है ये 5000 किलोमीटर की क्षमता रखती है, ध्यान रखिएगा।
वही अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तरल ऑक्सीजन ध्यान रखिए, लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करने अर्ध क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है? इसरो, डीआरडीओ, स्काईरूट या बेलाट्रिक्स? आपको मैं यहाँ एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी कोई बात आए, जब भी कोई इंजन की बात आए, ये कौन डेवलप करता है? इसरो, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई मिसाइल की बात आए या हथियारों की बात आए, कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, मैं इसी की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, इसरो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही देखिए कि काम क्या करेगा, ये मार्क थ्री की क्षमता को बढ़ा देगा। मार्क थ्री वही इंजन है, ध्यान रखिएगा, जिससे चंद्रयान भेजा गया था। याद आया कुछ? ठीक है, लैंडर, रोवर, विक्रम, कुछ याद आया? जिससे इंडिया चौथी कंट्री बन गई थी मून पे कदम रखने वाली, ये ध्यान रखिएगा। वही इसको कहां से भेजा, कहां इसकी टेस्ट हुई थी? महेंद्रगिरी, जो कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, ध्यान रखना, महेंद्रगिरी के तमिलनाडु। कहां पर? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। ठीक है, जब इंडिया का ये शोर है, ये तमिलनाडु यहाँ पे। ठीक है, और नीचे होगा थोड़ी, ध्यान रखिए। तो वही लॉन्च के मोड के आधार पर, मतलब लॉन्चिंग जो होती है उसके आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है मिसाइल्स को? तो सतह से सतह, मतलब सरफेस टू सरफेस, जिसमें कि पृथ्वी एक बहुत ही मुख्य आपकी मिसाइल है। हवा से सतह, हवा से सतह मतलब अस्त्र, अस्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट। हवा में सतह, हवा से हवा, अस्त्र, हवा से सतह आपका नाग, ध्यान रखिएगा। सतह से समुद्र आपका ब्रह्मोस। एंटी टैंक मिसाइल त्रिशूल। ठीक है, रेंज के आधार पर आप देखिए कि दूरी और कितनी पास के आधार पर, तो कम दूरी की मिसाइलें हैं कुछ। ठीक है, कम दूरी की मतलब जो 500 किलोमीटर से कम है, ध्यान रखिए। मध्यम दूरी 500 से आप मान लीजिए 1500। ठीक है, इंटरमीडिएट 1500 से 3500 चली जाएंगी। ठीक है, 1500 से 3500 से 4000 चली जाएंगी। वही अंतर महाद्वीपीय, तो ये तो 3000, अंतर महाद्वीपीय आपका जो है ये आपकी चली जाएगी तकरीबन 3500 से 5000 किलोमीटर। और उसके बाद होती है कॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूरी 5000 के ऊपर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रदोदन के आधार पर, मतलब कि उनका फ्यूल या इंजन के आधार पर। ठोस प्रदोदन, कुछ लोग ठोस फ्यूल यूज करते हैं, फिर तरल प्रदोदन, कुछ लोग तरल फ्यूल यूज करते हैं, कुछ हाइब्रिड दोनों ही यूज करते हैं। साथ में रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक, ये इंजन के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन आया कि रैमजेट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो ध्यान रखिएगा ये इंजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ एल नीनो वेदर कंडीशन इंपैक्ट्स इंडियन मानसून? इंडियन मानसून को एल नीनो कैसे इंपैक्ट करता है? एक्सट्रीम विंटर लाता है, लेस रेनफॉल लाता है, एक्सट्रीम समर लाता है, या डीमोर? तो आप देखिए एल नीनो, एल नीनो, ला नीनो। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव, इसे बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव। ये क्या है? वेदर फिनोमिना से। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा बताता हूं। सपोज करो ये आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, नॉर्मल आप इसको ऐसे समझिए, आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, आप ये समझिए बीच में जो इंडियन ओशन है आपका यहाँ पे, इसमें क्या होता है? आमतौर पर नॉर्मल सीजन में क्या होता है? नॉर्मली यहाँ का जो ओशन होता है, ये इसकी सतह कैसी होती है? वार्म होती है। ठीक है, वार्म होती है। लेकिन 4-5 साल में क्या होता है कि ये वार्म की जगह रिप्लेस हो जाती है, कैसे? ये रिप्लेस हो जाती है कोल्ड से, जिसके कारण क्या होता है? इंडियन कोस्ट में जब जून से जुलाई में बारिश होना शुरू होती है, मानसून विंड जब एंटर करती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती नहीं कि अच्छा रेनफॉल दे पाए। क्यों? क्योंकि जो वार्म टेम्परेचर था यहाँ वार्म जो आपका ओशन था, इसकी सतह थी, सरफेस था, और रिप्लेस हो गया है कोल्ड से, जिसके कारण मॉइस्चर लेडन विंड्स इतनी बन नहीं पाते। क्या होता है? मॉइस्चर लेडन विंड्स बन नहीं पाते, और उसकी वजह से मानसून आपका कमजोर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण क्या होता है कि लेस रेनफॉल होती है। आंसर है बी, कम वर्षा होती है पूरे भारत में। ठीक है,
एल नीनो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव, इसको ये बोलते हैं, और ला लीनो IOD नेगेटिव, इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव। अगर मैं पूछूं क्राइस्ट चाइल्ड किसे बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड किसे बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। और मैंने जैसे कि आपको शुरू में कहा था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं आपको, हमारी टीम ये सारे जीके जीएस के क्वेश्चन डेली जो पहुंचा रही है, इस पर बड़ी रिसर्च होती है, उसके बाद ही आपके पास पहुंचाया था, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। और अब डेली वन लाइनर भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लाइनर, कुछ क्वेश्चंस जो इसमें 10 क्वेश्चंस में कवर नहीं हो पाते हैं, उनको हम उसमें कवर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ में और रिवीजन क्लास भी आपकी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।